क्या आप जानना चाहते हो कि डायग्नोस्टिक सेंटर या तो फिर पैथोलॉजी लैब कैसे शुरू करना है? ये शुरू करने के लिए आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैन पावर का क्या रिक्वायरमेंट है, लोकेशन कैसा होना चाहिए, बेसिक कौन कौन सी इक्विपमेंट ज़रूरी है, शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड प्रॉफिट रेशियो इसमें से क्या रहेगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर बिजनेस के ऊपर। डायग्नोस्टिक सेंटर बिजनेस ऐसा है कि इंडिया में ये हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू से ही रहा है और अच्छा परफॉर्म किया भी है शुरू से ही। डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी लैब इसका मेनली दो कैटेगरी है, जिसमें एक है आपका फ्रेंचाइजी मॉडल एंड दूसरा होता है ओन लैब या तो फिर खुद का लैब। ठीक है, तो खुद का लैब ये थ्री टाइप्स। नंबर वन इज स्मॉल स्केल ऑफ लैब, सेकेंड है मिड स्केल ऑफ लैब, तीसरा आता है वो है लार्ज स्केल ऑफ लैब। तो स्मॉल स्केल ऑफ लैब कौन सी होते हैं? जिसमें से पैथोलॉजी टेस्ट या तो फिर बायोकेमिस्ट होते हैं। सेकेंड है मीडियम लेवल लेबोरेटरी, जिसमें आपका होता है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी इंक्लूड होता है, बायोकेमिस्ट रहता है और मोस्टली ये सारी लैब जो है वो ISO सर्टिफाइड होते हैं। थर्ड आता है लार्ज स्केल ऑफ लेबोरेटरी, उसमें क्या होता है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट, इसमें OPD आ जाता है। रेडियोलॉजी में कुछ हाई वैल्यू टेस्ट होते हैं जैसे कि MRI वगैरह, और ये सारी लैब मोस्टली जो है वो NABL सर्टिफाइड होते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे खुद का लैब कैसे ओपन करना है। व्यूअर, आपको मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें मोस्टली 6 इसमें एसेंशियल पार्ट्स हैं। नंबर वन है क्वालिफिकेशन, के इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशन जहाँ तक सवाल है, इसमें BMLT, CMLT, DMLT, इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन। 3 रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी है, जो है नंबर वन जिसमें है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो इसमें कुछ मंथली फीस वगैरह भी है। ये लोग क्या करेगा, मंथली बेसिस में आपका वेस्टेज जो है ये कलेक्ट करेगा। पैरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और थर्ड जो है वो है पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको एक MBBS पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होगा। और एडिशनली 2-3 रजिस्ट्रेशन है, वो आपका स्टेट और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी से आपको NOC लेना होता है, फायर डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बहुत सिंपल है, ये उतना हार्डकोर कुछ है भी नहीं। तीसरा पॉइंट है इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज, क्या क्या आपको लगने वाला है। तो देखिए, इसमें मोस्टली 2 पार्ट हैं, एक है नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरा है मेडिकल इक्विपमेंट्स। नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स में आपको 4 चीज़ इसमें मैंडेटरी है जो लगेगा। नंबर वन इज अ लैपटॉप या तो फिर डेस्कटॉप विद अ प्रिंटर। सेकंड है पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, ये बहुत ही एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है आपके पास एक रेफ्रिजरेटर या तो फिर एक फ्रीजर रहना चाहिए। फोर्थ है आपका लोकेशन में एक डस्टबिन अवेलेबल होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है? मेडिकल इक्विपमेंट में इसमें 5 चीज़ ज़रूरी है। एक है आपका इंक्यूबेटर, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, पिपेट, कलोरीमीटर। आपको प्राइस अगर चेक करना है तो इसका सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और सारे बेस्ट सेलर्स हैं अमेजोन में। फोर्थ है कि लोकेशन। देखिए, लोकेशन में बहुत सारी फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलर लोकेशन में आपका अगर सेंटर है तो ये बिजनेस के लिए आपको एड ऑन एडवांटेज बनने वाला है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है, आपका जो लोकेशन है या तो फिर जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना चाहिए। जो लोकेशन आप ले रहे हो, पिक कर रहे हो, उसमें एक टॉयलेट भी अवेलेबल होना चाहिए, मस्ट है। इसके बिना आप यूरिन टेस्ट वगैरह जैसे बायोकेमिस्ट टेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी सवाल है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत सारी पैरामीटर है इसके लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका स्टेट या पॉलिसी, मतलब लोकल पॉलिसी के ऊपर। लेकिन जो बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इन जनरल, वो है 400 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम आपका होना चाहिए लैब शुरू करने के लिए। अभी फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, के इसके लिए कितना कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगेन ये थोड़ा सा
डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप आप शुरू कर रहे हो। अगर लार्ज स्केल अगर शुरू में ही शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, करीब 2.5 करोड़ के ऊपर। अगर मीडियम लेवल है तो उसके लिए करीब आपका 16 से 18 लाख रुपए कॉस्टिंग आने वाला है। अगर आप बेयर मिनिमम से शुरू करना चाहते हो, बेसिक लैबोरेटरी से, तो उसके लिए आपका 1.5 लाख के करीब आपका इक्विपमेंट्स में जाएगा और रजिस्ट्रेशन, प्लेस, ये सब में आपको करीब और 1 लाख रुपए जाएगा। तो करीब आपको 2.5 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा खुद का लैब शुरू करने के लिए। अभी पॉइंट है अर्निंग कि हम लोग इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, शुरू में क्या अर्निंग रहेगा। ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस में आपको बहुत सारा कमीशन पे करना होता है। ये बिजनेस एक्चुअली बेस्ड ही है कमीशन बेस के ऊपर। तो ये सारी कमीशन स्ट्रक्चर में ऐसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें है बहुत सारे कमीशन आपको पे करना होता है। जैसे कि आपको फील्ड एजेंट को कुछ कमीशन पे करना होता है, तो ये सारे कमीशन या उसके बाद आपका मंथली एक्सपेंसेस, और उसके बाद मंथली आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फीस, ये सब डिडक्शन होने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचता है शुरू में, वो 20 से 25 हजार तक एक प्रॉफिट रेशियो देखने को मिलता है। तो शुरू में ये बहुत खराब नहीं है इनिशियली आपका बिजनेस के लिए। तो इसके बाद भी अगर कोई चीज छूट गया हो, बहुत सारी चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, और एक स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट अ डायग्नोस्टिक सेंटर इन इंडिया। इसमें सारे पैरामीटर्स, सारे नॉर्म्स, क्या लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन, कितना सारा इक्विपमेंट्स, ये पूरा इन डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। अभी हम कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। करीब 700 750 के करीब मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ काम किया हूँ। उसमें बहुत सारे सेंटर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और बहुत सारे सेंटर जो है वो बंद भी हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे सब निकाल के समराइज 5-5-10 चीज के ऊपर आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ, जिसमें मैंने डिवाइड किया हूँ 5 डू एंड 5 डोंट्स। जो 5 चीज जो है वो आपको फॉलो करना है, और 5 चीज और आप दूर रहना है, वो सारी चीज से वो नहीं करना है कोई भी हालत से। मैं जितना भी बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। नंबर 1 है जो है वो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सारे बिजनेस का ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ये गोल्डन रूल है कि आपके बिजनेस के साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस को खुद चीट नहीं कर सकते हो कोई भी हालत में। सीजन एग्जाम्पल में अगर ठीक से टाइमली नहीं आया, सारे चीज को देख के भी अनदेखा कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो कोई बॉस है नहीं कि कोई मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे खुद के साथ मेरा ऑनेस्टी रखना पड़ेगा बिजनेस के साथ। सेकंड चीज है वो है चेकलिस्ट, एक डेली चेकलिस्ट। ये देखिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं करना है, लेकिन मैं ये चीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। एक डेली चेकलिस्ट आप बना लीजिए। जैसे कि आपके हिसाब से आप टॉपिक फिक्स कर लीजिए कि कितना बजे आपको ऑफिस आना है, ठीक है। फ्लोर वगैरह क्लीन है कि नहीं है, रिएजेंट का स्टॉक आपके पास सही है कि नहीं, प्रिंट करने के लिए जो लेटर हेड्स वगैरह रहेगा वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके पास है कि नहीं है, अटेंडेंस वगैरह चेक कर लीजिए। तो डेली बेसिस में आपका जो क्वालिटी इंश्योर होगा वो आपको खुद का कंट्रोल में शुरू से ही रखना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग रन में बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट है जो डू है आपको करना है वो है बी जेंटल। बी जेंटल, आपको अच्छे से व्यवहार करना है सबके साथ, चाहे वो आपका पेशेंट हो या तो फिर आपका स्टाफ हो। ये सबके साथ आपको जेंटली बिहेव करना है, क्योंकि एक जो है वो जो है आपको पैसा देगा पेशेंट, और दूसरा जो है वो आपका पेशेंट का सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो एंड ऑफ द डे आपको दोनों का ही जरूरत है। फोर्थ है नेवर स्टॉप मार्केटिंग। मार्केटिंग कोई भी बिजनेस में स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो खास के ये बिजनेस में कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आज मेरा एलएफटी टेस्ट हुआ तो मैं हर महीने आपके पास आ जाऊंगा एलएफटी के लिए, ठीक है। तो सारा लाइफ टाइम में मेरे शायद 2 या 3 टाइम्स ही एलएफटी कराना पड़ जाए, या किसी को नहीं भी कराना पड़ जाए। तो इसमें मार्केटिंग, कांस्टेंट मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट मंथली आप डॉक्टर विजिट करो, उनको आपका प्रेजेंटेशन दिखाओ कि आपका क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका रिपोर्ट का क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़। और सोशल मीडिया में आप अपना सर्विस का जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सारी लिस्ट बना के आप रेगुलरली या तो फिर वीकली बेसिस में आप सोशल मीडिया में इस चीज़ को प्रमोट करो। तो बेसिक में आपको मार्केटिंग जो है ये कंटिन्यूअस रखना ही है। फिफ्थ और बहुत एसेंशियल है वो है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट ये अपने आप में ही बहुत बड़ा स्किल है कोई भी बिजनेस के लिए। तो डायग्नोस्टिक सेंटर है थोड़ा ट्रिकी बिजनेस, लेकिन इसमें भी आपको फंड मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो इनिशियली आप फंड के 2 पार्ट करो। एक पार्ट आपका रहेगा वो है इमरजेंसी फंड,
इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपका कभी क्राइसिस सिचुएशन आया बिजनेस में, जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेस बंद होने के नौबत में आ गया, तो इन दैट टाइम आप इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज कर सकते हो और ये उस टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई आपसे 20 रुपये पाते हैं तो इमरजेंसी फंड से निकाल के आप उसको पे कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है। ये तभी यूज होगा अनटिल अनलेस इट्स रियली अ इमरजेंसी। सेकंड जो है फंड मैनेजमेंट के अंदर, वो है डेवलपमेंट फंड। इसके लिए आपको एक सेपरेट फंड मेंटेन करना पड़ेगा जो डेवलपमेंट फंड के हिसाब से रहेगा। जैसे कि लॉन्ग रन में आपका कोई इक्विपमेंट डैमेज हो गया, ठीक है, या तो फिर आप जो लोकेशन में काम कर रहे हो वो लोकेशन उतना पॉपुलर है नहीं, फ्यूचर में आपको उसको शिफ्ट कराना है अच्छे लोकेशन में, या मार्केटिंग को एक्सपैंड कराना है, बिजनेस को और ग्रो करना है, तो इन दैट केस आपको लॉन्ग रन में ये डेवलपमेंट फंड अच्छा खासा काम में आएगा। और ये जो फंड है आप अपना जो अर्निंग होगा मंथली उसका ही कुछ परसेंटेज निकाल के आपको खुद के हिसाब से उसको मतलब ऑनेस्टली मेंटेन करना है और इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो इसमें। डोंट में मैं और 5 रूल्स बताया, ये गया 5 रूल आपका डूज में जो आपको करना है, और डोंट्स में ऐसे ही मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। डायग्नोस्टिक सेंटर बिजनेस में शुरू का 3 साल बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये 3 साल आपको एट एनी कॉस्ट आपको सर्वाइव करना ही है, ठीक है। तो शुरू का 3 साल थोड़ा डिसबैलेंस रहता ही है, इसमें आपको गिव अप नहीं करना है, इसमें आपको पेशेंस कायम करके रखना है, ठीक है। तो क्या होता है आपका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपका भाषा में। ईसीजी में क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, दैट मीन्स यू आर अलाइव। अगर स्ट्रेट लाइन या तो फिर फ्लैट लाइन होता है, दैट मीन्स यू आर डेड, ठीक है। तो बिजनेस में भी अप एंड डाउन होता है, तो बिजनेस में ये अप एंड डाउन अगर है तो उसके मतलब अच्छा है, बिजनेस जिंदा है, चल रहा है, ठीक है। अगर फ्लैट लाइन हो जाएगा किसी दिन तो आप समझ लीजिएगा और मतलब बुरा टाइम आने वाला है बहुत जल्दी। सेकंड जो डोंट्स में है, जो नहीं करना है, डोंट चीट ऑन एनीथिंग। देखिए जैसे मैं बताया, ये बिजनेस प्योरली रन करता है कमीशन बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जिसका जितना कमीशन बनता है, जिसके साथ आपको जो डील हो चुका है, हाँ, तो वो कमीशन आपको पे कर देना है टाइमली, ऑनेस्टली। इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर जाते हो तो एक टाइम में उन लोगों को समझ में आ जाता है और आपका जो बिजनेस जो रेफरल मिल सकता था वो आना बंद हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं करना है, इसमें ऑनेस्टी रखना है। थर्ड पॉइंट इज नेवर यूज एनी बैड क्वालिटी लैब सॉफ्टवेयर। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसका जो बैकबोन है, इसका जो हार्ट है, ये सॉफ्टवेयर ही है। मान लीजिए आपने इतना मेहनत से इतना अच्छा मार्केटिंग करके आप ब्लड सैंपल लेते हो, अच्छा क्वालिटी का रिएजेंट यूज करते हो, उसके बाद भी अगर आपका सॉफ्टवेयर में कुछ मेल फंक्शनिंग रहा या इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है आप सॉफ्टवेयर में एंट्री किए, उसके बाद मान लीजिए जब जनरेट किए सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट, उसमें कुछ एरर्स आ गया, ठीक है। और पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट उस चीज़ को डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर उस हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करेगा, तो यहाँ पे एक पेशेंट के लिए रिस्क बन जाता है। तो कभी भी ये चीज़ आपको नहीं करना है, कोई भी बैड क्वालिटी सॉफ्टवेयर शुरू से नहीं यूज़ करना है। इसका मैं बहुत सारा चीज़ देखा हूँ, बहुत इसमें देखिए खास कुछ बेनिफिट होता नहीं है, साल में आप 2-5 हज़ार रुपये बचा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें रिस्क क्या हो जाता है, बहुत किसी को देखा हूँ कि एक सेंटर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा था हरियाणा में, उसका ऐसे एक रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ, उसके वजह से उसका सेंटर ही बंद हो गया, पेशेंट जो है केस कर दिया था। तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, शुरू से ही बेस्ट टू बेस्ट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए, भले ही 2 पैसा ज़्यादा लग जाए। वो सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई कॉस्ट है भी नहीं ऐसे। और इसमें और एक चीज़ मैं इंक्लूड करने के बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत किसी को लगता है कि शुरू में कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर से काम चला लेते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। रीज़न कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है यही आपके लिए एसेट है, ये चीज़ को अगर लूज कर जाओगे तो फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा। तब ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करो कि लाइफ लॉन्ग उसको यूटिलाइज कर पाओ। फोर्थ पॉइंट है जो डोंट्स में है, नेवर मिस यूज मनी। नेवर मिस यूज मनी मतलब आप देखिए ये बिजनेस है, बहुत किसी का बहुत सारा शौक होता है, 2 पैसा आने के बाद उनको शौक चढ़ जाता है, बहुत किसी को अच्छा गाड़ी लेने का, फ्लैट लेने का, ये सारे चीज़ आ जाता है। तो बिजनेस फंड उठा के आप किसी दूसरे जगह में इन्वेस्ट मत कीजिए,
तो बिजनेस अलग चीज़ है, उसका अलग प्रिंसिपल है। आप इसमें कभी भी अपना पर्सनल इमोशन जो है वो अटैच मत कीजिए। बहुत किसी को होता है कि नशा करने का, सिगरेट पीने का, दारू पीने का, तो अपना जो यहाँ से पैसा आता है कहीं और उड़ा देता है। एक टाइम में क्या आता है कि क्राइसिस आ जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो मैंने बहुत किसी को देखा हूँ ऐसे मिस यूज फंड के चक्कर में बिजनेस को, अच्छा खासा बिजनेस क्लोज डाउन हो गया। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से अपना हैबिट में डाल देना है। लास्ट जो डोंट्स में है वो है डोंट प्ले विथ रिपोर्ट। डोंट प्ले विथ रिपोर्ट। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके पास एक कोई प्रेस्क्रिप्शन आया जिसमें डॉक्टर ने 4 टेस्ट उनको सजेस्ट किया है 4 टेस्ट कराने के लिए। एक है मान लीजिए शुगर फास्टिंग, शुगर पीपी, LFT, HIV। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास मैन पावर, रिसोर्सेस, मशीनरीज, रिएजेंट सब कुछ अवेलेबल है पहला 3 टेस्ट के लिए। आप शुगर फास्टिंग, शुगर पीपी, LFT वगैरह कर लिए। HIV के लिए आपके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है या तो फिर सफिशिएंट रिएजेंट नहीं है। इन दैट केस आपको रिस्क नहीं लेना है। ऐसा सिचुएशन आया कि आपको लगता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगा, पेशेंट कहीं और चला जाएगा, तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, जो टेस्ट आपका स्कोप में नहीं है वो बहुत सारे रेफरल लैब होते हैं जिसमें आप उनको पास सैंपल भेज सकते हो। वो लोग रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके आपके पास रिपोर्ट जो है वो पहुंचा देगा। वही रिपोर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड कर दीजिए। और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस लिंक में जाके पूरा आर्टिकल देख सकते हो। पूरा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल है। फिर भी अगर कुछ चीज़ अगर छूट गया हो, कुछ चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जाके कमेंट में ज़रूर उस चीज़ को पूछिए। वीडियो को अगर पसंद आया हो आपको, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डायग्नोस्टिक सेंटर की बिजनेस ग्रोथ और मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पब्लिश करने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है इंडिया में? इसके लिए कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?